प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स प्रोग्राम के 5वें सेमेस्टर का ये महत्वपूर्ण इलेक्टिव कोर्स है एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कृषि कचरे का प्रबंधन। ये इलेक्टिव कोर्स है जो कि आपको अपनी इच्छा अनुसार पढ़ना होता है। ये कोर्स आपको 3 क्रेडिट का इलेक्टिव कोर्स अपने इस 5वें सेमेस्टर में पढ़ना आवश्यक है, जिसमें से आपको 5 कोर्स की लिस्ट दी जाती है। पांचों कोर्स 3-3 क्रेडिट के हैं। इस 5 कोर्स में से आपको एक कोर्स पढ़ना जरूरी है और 5 में से आप एक चुन सकते हैं, इसलिए इसको हम इलेक्टिव कह रहे हैं। तो आप जिन छात्रों ने कृषि कचरा प्रबंधन एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट इस कोर्स को चुना है, उनके लिए आज हम इस कोर्स के यूनिट 1 का पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट आपको दे रहे हैं। यहाँ पर हम वेस्ट, कृषि वेस्ट, उसका प्रबंधन, उसका सबका हम एक यहाँ पर परिचय यहाँ पर होगा कि हम इस पूरे कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं। और कृषि कचरा क्या है ये आप समझेंगे, इसके होने से, इसके पैदा होने से कितनी समस्याएं होती हैं वो आप समझेंगे, इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है उसका एक खाका, एक परिचय मात्र यहाँ पर आपको इस लेक्चर में मिलेगा। बाकी हमने यहाँ पर आपके एलएमएस पर ऊपर पूरा सिलेबस भी लोड किया हुआ है। अगर आप पूरा सिलेबस देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमको इस पूरे कोर्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो इसको हम एक एक लेक्चर करके आगे बढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में जो हमने आपको परिचय के तौर पर बताना चाह रहे हैं, उसमें हम कृषि कचरा की परिभाषा बताएंगे आपको। बड़ी संख्या में भारत में कृषि कचरा का उत्पादन होता है। हालांकि कृषि का उत्पादन भी बहुत बड़ी संख्या में होता है और कृषि के माध्यम से ही जीवन है, कृषि के माध्यम से ही अपना भोजन पानी है। परंतु इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में कचरा का भी उत्पादन होता है। तो परिभाषा के अलावा हम पढ़ेंगे कि अगर कचरे का ढंग से निस्तारण नहीं किया गया तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। कचरे का निस्तारण किया जाए, इसका क्या महत्व है, कचरे का निस्तारण करने से क्या फायदे हैं, और फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी हैं। मुख्य रूप से फायदा ही फायदा ज़्यादा है, अदरवाइज नुकसान बहुत ज़्यादा है। लेकिन निस्तारण करने में जो थोड़ा बहुत नुकसान है, कुछ खर्चा आता है, कुछ जगह लगती है, उन चीज़ों को हम इसमें देखेंगे। भारत में कितना कृषि कचरा उत्पादन होता है इसकी भी हम चर्चा करेंगे और आगे हम ये देखेंगे कि इसका निस्तारण कैसे किया जाए, उसका प्रबंधन कैसे हो सकता है, उसके अंदर कौन कौन से चरण हैं जिनके माध्यम से वो उसका हम निस्तारण करते हैं। और आखिरी में हम देखेंगे कि इसका निस्तारण किया जाए तो इसका हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम यहाँ इस कोर्स के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले हम परिभाषा से शुरू करेंगे। परिभाषा कृषि कचरे की हमको पढ़नी है। कृषि कचरे के अलावा भी कचरा होता है, तो कुल मिला के पहले तो हम ये समझ लें कि कचरा क्या है। कचरा समझ में आ जाएगा क्या है, तो उसके बाद कृषि से जो कचरा पैदा हुआ वो कृषि कचरा है। तो अनवांटेड और अनयूजेबल मटेरियल, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसकी कि हमको चाह नहीं है, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे उपयोग का नहीं है, जिसको कि हमें उपयोग में नहीं लेना है, हम ऐसे पदार्थ को कचरा कहते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई पदार्थ जो आपके उपयोग का नहीं है उसको आप कचरा कह देंगे, लेकिन हो सकता वो दूसरे के भी उपयोग का नहीं होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है वो दूसरे के उपयोग का हो। तो वही कृषि कचरा प्रबंधन के अंदर हमको वही चैनल तलाशना होता है कि जो पदार्थ हमारे उपयोग का नहीं है वो कहाँ किसी के उपयोग का है क्या। तो कुल मिला के मोटे तौर पे जो पदार्थ हमारे उपयोग का नहीं है, जिसकी हमको चाह नहीं है, उसे हम कचरा कहते हैं। कचरा में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे उपयोग की होती हैं। शुरू में तो हम उनको समझते हमारे उपयोग की है, बाद में हम उन्हें कचरा करार देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कचरा, अगर उत्पादन प्रक्रिया के अंदर जो कचरा निकला वो तो एक कचरा हो गया। उत्पादन प्रक्रिया के अंदर जो उपयोग का सामान बना
उस सामान में भी कोई सामान अगर हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता है, रिजेक्ट हो जाता है या खराब हो जाता है किसी कारण से, या कृषि की बात करें तो सड़ने से खराब हो जाता है, तो वह सारा पदार्थ भी कचरे की संज्ञा श्रेणी में ही आता है। तो कचरा मतलब अगर हम गन्ने का उत्पादन, गन्ने की बात करें तो देखिए, गन्ना पत्तियों का होना बहुत जरूरी है, बिना पत्तियों के गन्ना उत्पादन हो नहीं सकता। लेकिन जब गन्ने की कटाई होती है तो उसके बाद ये पत्तियां हमारे काम की नहीं रह जाती, सूखी पत्तियां भी काम की नहीं रह जाती। तो वो कृषि कचरा, यहाँ मैंने गन्ने का फोटो इसलिए लगाया है क्योंकि बहुत सारा शुगर केन ट्रैश, बहुत सारा कचरा गन्ने के खेत से निकलता है और किसान बहुत परेशान है कि इसका निस्तारण कैसे किया जाए। इसके अलावा जैसे आप देखते हैं टमाटर की खेती होती है या आलू की खेती होती है, तो उसकी खेती से टमाटर तोड़ने के बाद जो पत्तियां बच जाती हैं, सूख भी जाती हैं, उनको हम कचरा के रूप में कचरा समझते हैं। लेकिन टमाटर तोड़ाई करने के बाद जब हम छटाई कर लेते हैं, उसमें कीड़े लगा हुआ टमाटर या जो फंगस से सड़ने वाला रॉटिंग जिसमें होता है, ऐसे टमाटर को भी हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो टमाटर बेसिकली कचरा नहीं है, टमाटर हमारे उपयोग की चीज़ है, लेकिन जो खराब होने से रिजेक्ट किया गया है वो भी कचरा समझा जाता है। तो कृषि कचरे का सीधा सा मतलब हुआ कि कृषि क्रियाओं के द्वारा जो कचरा निकलता है, यानी कि जो पदार्थ जो कि हमारे उपयोग का नहीं है, वो जो पदार्थ निकलता है उसको हम कचरा कहते हैं। अब ये कृषि क्रियाएं कौन कौन सी हैं? इंक्लूडिंग फार्म, जैसा कि हम यहाँ फोटो में देख रहे हैं कि फार्म पे खेती की गई और गन्ने से कचरा निकला। लाइव स्टॉक, जो लोग पशु पालन करते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं दूध उत्पादन के लिए, तो वहाँ पर हमारे महत्व की चीज़ दूध है, लेकिन वहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में कचरा निकलता है। वहाँ बहुत बड़ी संख्या में कचरा निकलता है। हम जैसे ही आपसे बोलेंगे, आप बोलेंगे गोबर निकलता है, गोबर कचरा नहीं है साहब, गोबर निकलता है। लाइव स्टॉक का जो काम कर रहे हैं, जो इन्होंने डेयरी खोल रखी है, उनके लिए गोबर कचरा है। वो तो गोबर को बाहर फेंकेंगे और फिर प्रदूषण होगा और दिक्कतें होंगी पैदा। दूसरों के लिए वो गोबर एक मटेरियल हो सकता है, तो उसका प्रबंधन करना है। गोबर के अलावा डेयरी से और भी कचरा निकलता है, जिसको कि जो हम जैसे चारा वगैरह देते हैं पशुओं को खाने के लिए, उसमें से पशु ने जो चारा खाया इसके बाद जो बचा, और उसमें भी सड़न पैदा हो जाती है और वो अगले दिन खाने लायक नहीं बचता। तो इस तरह से और सारा कचरा भी वहाँ से निकलता है। और जो डेयरी में उपयोग होने वाली चीज़ें हैं, जैसे जानवरों को हम चारा के अलावा कोई दवा देते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद जो इंजेक्शन का कचरा वगैरह बच जाता है, हालांकि वो कृषि कचरे में नहीं आएगा, लेकिन चारे का बचा हुआ कचरा, गोबर का कचरा, और पोल्ट्री हाउस जो मुर्गी पालन करते हैं, उसमें मुर्गी पालन दो कारण से किया जाता है। एक अंडा बेचने के लिए और एक मुर्गा बेचने के लिए, चिकन बेचने के लिए। तो अंडा बेचने के लिए और चिकन के लिए के बाद बहुत सारा कचरा ये बचता है कि जो लिटर जिसे हम बोलते हैं, जो पशु का, जो पक्षियों का आहार है, पक्षी अपना आहार लेने के बाद उसका वो जो पक्षी का जो मल निकलता है वो कचरे के रूप में निकलता है। पक्षियों के पंख बहुत बड़ी मात्रा में निकलते हैं, वो भी कचरा होते हैं। तो इस तरह से ये कचरा हो गया लाइव स्टॉक से, पोल्ट्री से, कृषि फार्म से। इसके अलावा बहुत सारा कचरा प्रोसेसिंग यूनिट से भी निकलता है, क्योंकि जो हमने उत्पादन किया सब किसी भी कृषि उत्पाद का, वो उत्पाद डायरेक्ट कंज्यूम हो गया तो ठीक है। जैसे गन्ना का अगर उदाहरण लें तो गन्ना डायरेक्ट कंज्यूम नहीं होता है, सीधे उपभोग नहीं होता है, गन्ना जाता है मिल में। अब वहाँ मिल में उससे चीनी निकाली जाती है, उसके बाद जो बगास निकलता है, मोलासिस निकलता है, वो सब कचरे की श्रेणी में आता है। प्याज जाती है अगर डिहाइड्रेशन के लिए, या टमाटर जाता है सॉस बनने के लिए, या पोटैटो जाता है चिप्स बनने के लिए अगर फैक्ट्री में, तो उसका छिलका वगैरह जो निकलता है वो भी कचरे की श्रेणी में आता है। तो प्रोसेसिंग यूनिट से जो कचरा निकलता है वो भी कृषि कचरे की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से कृषि कचरा काफ़ी मात्रा में निकलता है। कृषि कचरा कहाँ से निकल सकता है वो हमने आपको बताया। अब अगर इस कचरे का समुचित निस्तारण नहीं किया गया तो ये क्या क्या समस्याएं पैदा कर सकता है। देखिए, जो हमने ऊपर लिखा है प्रॉब्लम्स ड्यू टू एग्रीकल्चर वेस्ट,
देखिए, अगर हम कृषि करेंगे तो कचरा तो निकलेगा, ये बात एकदम तय है। तो ये प्रॉब्लम, जो ये समस्याएं हैं, ये कृषि कचरे की समस्या नहीं है। ये सब समस्या वो है अगर कृषि कचरे का समुचित निस्तारण नहीं किया गया तो। अभी हम यहाँ इस फोटो में देख रहे हैं कि ये कृषि कचरे को जला रहा है। जो भी इसने गेहूं का उत्पादन किया या धान का, उसके बाद जो पुआल बचा या जो भूसा बचा, उसको जला रहे हैं। और बड़ी संख्या में आप लोगों ने कई बार हमारे न्यूज़ में देखा होगा कि पुआल जलाया जाता है। तो कितना बड़ी संख्या में वातावरण में, हवा में पॉल्यूशन, कितना प्रदूषण होता है। तो ये सबसे बड़ा कृषि कचरे का तो एक दुष्प्रभाव ये है कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। पानी में भी प्रदूषण बहुत होता है। इतना कृषि कचरा जलाने के बाद इसकी राख बह करके पानी में जाती है। या जो कृषि कचरा, अगर आप नीचे की फोटो में देखें तो आलू या टमाटर के खेत में सब्जी निकाली गई, उसके बाद जो रिजेक्टेड, जो कि उपयोग का नहीं था, वो सब किनारे ही फेंक दिया जाता है। वो खेत के किनारे या रास्ते के किनारे फेंक दिया जाता है, फिर वहीं वो सड़ता है। वहाँ सड़ने से क्या समस्या होती है? वातावरण का प्रदूषण होता है। इसको सड़ने से इसमें ऐसे तत्व पैदा होते हैं और वो भीगने के कारण मिट्टी में नीचे जाते हैं और वो पानी से मिल जाते हैं। तो जल प्रदूषण भी बहुत होता है, मिट्टी का भी प्रदूषण बहुत होता है। मिट्टी का प्रदूषण दोनों तरह से होता है। हालांकि यह कृषि कचरा अगर इसको अच्छे से सड़ा करके खाद बना के खेत में उपयोग किया जाए तो ये खाद है। इसको अगर अच्छे से नहीं सड़ाया गया तो ये मिट्टी में भी प्रदूषण पैदा कर देते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पैदा कर देते हैं। जलाने से भी मिट्टी का प्रदूषण बहुत होता है। जलाने से क्या होता है कि मिट्टी की ऊपरी सतह इतनी गर्म हो जाती है कि मिट्टी की ऊपरी सतह से, और ऊपरी सतह पे हमें खेती करनी है, मिट्टी जो पौधे हम खेती करते हैं और पौधे जो पोषक तत्व लेते हैं वो ऊपरी सतह से लेते हैं। जब खेत पे इतनी बड़ी मात्रा में आग लगा दी जाती है तो ऊपरी सतह इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है कि उसके अंदर पलने वाले सूक्ष्म जीव और मिट्टी के अंदर रहने वाले पोषक तत्व वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण दोनों इस कचरे के समुचित निस्तारण न करने के कारण पैदा होता है। इसकी वजह से हमारे मिट्टी की लंबे समय में उत्पादकता कम हो जाती है। इससे एक जानवरों को और आसपास रहने वाले ग्रामीणों को भी स्वास्थ्य की समस्या पैदा होती है। जलाने से क्या होता है, बहुत सारा ऑक्सीजन जलने में निकल जाती है तो आसपास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सड़ाने से क्या होता है कि बहुत चीज़ें जब सड़ती हैं तो इसमें से बहुत सारी ऐसी गैस निकलती है जो कि हमारे उपयोग की नहीं है, तो वो बहुत बदबू पैदा करती है। इसमें ऐसे बहुत सारे कीटाणु पनपने लगते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर कंट्रोल्ड डिकम्पोजिशन हम करेंगे तो हमारा डिकम्पोजिशन ऐसा होगा कि इसमें गोबर की खाद बनेगी। अनकंट्रोल्ड इसमें और भी बहुत सारे जीवाणु पनप जाएंगे, इसमें कीड़े मकोड़े भी बहुत सारे आएंगे, पक्षी भी बहुत सारे आएंगे इसको खाने, क्योंकि ये खेत के किनारे खुला पड़ा हुआ है और अपने आप ही सड़ रहा है लंबे समय में। तो बहुत सारे पक्षी भी आएंगे, बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी आएंगे, वो भी बहुत सारी बीमारियों को लेके आते हैं। और फिर आसपास के गाँव में जो बदबू फैलती है या जो कीड़े मकोड़े फैलते हैं, उनके वजह से हमारे जानवरों को और ग्रामीणों को स्वास्थ्य की हानि भी होती है। इस कचरे से जो गंदा पानी पैदा होता है, स्लरी जिसे हम बोलते हैं, हमने आपको बताया जल प्रदूषण होता है। ये जल प्रदूषित हो जाने के बाद जो एक्वेटिक लाइफ है, जो पानी में पलने वाले जीव हैं, उनके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कचरे के समुचित निस्तारण न करने का एक हानिकारक प्रभाव है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन शब्द को भी समझ लेते हैं। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है ओवर नरिशमेंट। आप कहेंगे नरिशमेंट की बात है साहब, ये तो अच्छा ही है, हम खाने को मिल रहा है। ओवर नरिशमेंट मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जब ये कचरा इस तरह से सड़ता है तो इसमें से बहुत सारा ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जो इसमें पैदा होता है, ये जल, बहते हुए जल के साथ पानी में चला जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। तो वहाँ पर
ओवर नरिशमेंट के लिए इतने तत्व वहाँ पर हो जाते हैं कि वहाँ पर बैक्टीरिया फंगस की वृद्धि बहुत तेज हो जाती है। तो जब वहाँ बैक्टीरिया और फंगस की वृद्धि बहुत तेज हो जाएगी तो ये हमारे लिए एक समस्या है। पानी में भी जो जीव पनपने थे उनकी बजाय वहाँ पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई और बैक्टीरिया और दूसरे जीव पनपने लगे, फिर वो वायु प्रदूषण करने लगे, ऐसी गैस ग्रीन हाउस गैस का निर्माण करने लगे। तो ये यूट्रोफिकेशन ओवर नरिशमेंट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो सूक्ष्म जीवों के लिए यहाँ पर बहुत ओवर नरिशमेंट हो जाता है। तो सूक्ष्म जीव जो बीमारी पैदा करने वाले, प्रदूषण पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव हैं, वो इसके आसपास की मिट्टी में और इसके आसपास के पानी में बहुत तेज़ी से पनपते हैं और वहाँ का जीवन नष्ट करते हैं। तो ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं कचरे का समुचित निस्तारण ना करने से। तो वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन, ये प्रक्रिया ये क्या है? ये प्रक्रिया है, देखिए, जहाँ कचरा पैदा हुआ वहाँ कचरा पैदा होने से लेके कचरे के निस्तारण तक के बीच की सारी प्रक्रिया जिसको कि हम नियंत्रित करते हैं, तो पूरा प्रक्रिया मिला करके हमारे नियंत्रण में अगर पूरी प्रक्रिया होती है तो उसको हम बोलते हैं कचरा प्रबंधन। इट इज ए कलेक्टिव मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ इट्स फाइनल, फ्रॉम इंसेप्शन टू द फाइनल स्टेज ऑफ डिस्पोजल। यानी कि जहाँ से ये पैदा हुआ वहाँ से इसको एकत्रित करना, इसको अगर इसकी कुछ प्रोसेसिंग हो सकती है, कुछ प्रसंस्करण इसका हो सकता है, या कुछ इसमें कंट्रोल्ड रॉटिंग या सड़ाने का जो काम हम कंपोस्टिंग करें वो हो सकता है। तो उतना सब करने के बाद फिर भी जो कचरा बचा उसको प्रॉपर डिस्पोज करना, या जैसे जो भी कचरा हमारे खेत से पैदा हुआ उसको हमने पूरा कंपोस्टिंग में कन्वर्ट कर दिया, फिर उस कंपोस्ट को हमने फार्मर को दे दिया खेत में इस्तेमाल करने के लिए, तो वो हो गया डिस्पोजल। तो वहाँ से एकत्रित, जहाँ पैदा हुआ वहाँ से एकत्रित करना, अपने यूनिट पे लाना, उसकी प्रोसेसिंग करना, प्रोडक्ट को वापस डिस्पोज करना या वापस उपयोग में लेना। और कई बार क्या होता है कि इस कचरे से बहुत सारी चीज़ें ऐसी पैदा होती हैं जिनको हम रिसाइकलिंग करके कुछ और बना सकते हैं, तो उसकी रिसाइकलिंग करना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और इसके मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन प्रोसेस के अंतर्गत इसको किया जाता है। और मॉनिटरी और रेगुलेशन भी, लीगल फ्रेमवर्क, इसके लिए गाइडलाइन भी गवर्नमेंट द्वारा, साइंटिफिक गाइडलाइन है, पूरी निर्धारित है, वो आप आगे कोर्स में पढ़ेंगे। तो ये सब प्रक्रिया को समग्र रूप से करना, इसको प्रबंधित, इसको प्रबंधन इसका करना, ये हो गया हमारा कचरा प्रबंधन, कृषि कचरा प्रबंधन। आगे कृषि कचरा प्रबंधन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल और बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट को कम करता है। कृषि का जो वेस्ट है, इसमें वेस्ट को जलाना ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि बड़ी मात्रा में जलाया जाता है, लेकिन ये समस्या है। तो अगर हमारे पास इसके निस्तारण का अच्छा प्रबंधन हो जाए तो ये जलाने में इसकी कमी आएगी। इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल जो हमने आपको यहाँ ऊपर फोटो में दिखाया, इसको हम बोलेंगे इनडिस्क्रिमिनेट। कहीं तो ढंग से इसका निस्तारण होता आता है, कहीं इसका ढंग से निस्तारण नहीं हो पाता है, खेत के किनारे या सड़क के किनारे पड़ा सड़ता रहता है, तो इसमें कमी आती है। प्रदूषण में भी कमी आती है। तो अगर कचरे का समुचित प्रबंधन होगा तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन चीज़ों में हम कमी कर सकते हैं। हम मिट्टी की उर्वरता बढ़ा सकते हैं, मिट्टी का फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं, उसकी मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं इसके माध्यम से। और अगर हम कचरा निस्तारण करके, कचरा प्रबंधन के माध्यम से मिट्टी को उपजाऊ बना रहे हैं, तो जो हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, रासायनिक खादें कचरा भी है। तो जो हम रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं उस पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। हम मिट्टी की सेहत को अच्छा बनाए रख सकते हैं और हम पूरा जो पौधों का हमारा पारिस्थितिक तंत्र है हम उसको भी अच्छा बनाए रख सकते हैं, ये भी इसका एक फ़ायदा है। और ये सब करने से हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, ये काफ़ी अच्छी मात्रा में विकसित होगी। जैव विविधता, देखिए, जब हम पूरी तरह से रासायनिक खादों पे आधारित होकर खेती करते हैं तो जैव विविधता में बड़ी कमी आती है, क्योंकि हमारा ध्यान केवल उस पौधों पर रहता है जो हमें उगाना है।
और इतना हम उसमें रसायन डालते हैं कि जो साथ में दूसरे उगने वाले लाभकारी पौधे हैं और जो मिट्टी में पनपने वाले लाभकारी जीव हैं वो सब नष्ट होने लगते हैं। और जब रसायन से उगाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में हम रसायन का स्प्रे करते हैं, कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, तो इसका असर पक्षियों पे भी पड़ता है। तो कुल मिलाकर के जैव विविधता को नुकसान होता है। और अगर कचरे का समुचित प्रबंध करें, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा के रखें, इकोसिस्टम को अच्छा बना के रखें, तो जैव विविधता बढ़ेगी। और जैव विविधता बढ़ेगी तो अपने आप जो हमारी लाभकारी फसलों उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। ये जो किसान खेती में कचरे का तो ढंग से प्रबंधन किया नहीं, और किसान ने साथ में जो पशु पाल रखे हैं उसको खिलाने के लिए फीड किसान कहीं जोर से खरीद के लाते हैं। तो अगर कचरे का समुचित निस्तारण करें तो जो हमारे कृषि से कचरा निकला, फार्म एक्टिविटी से, यानी कि जो हमारे खेती बाड़ी करने से जो कचरा निकला, वो हमारे उसमें से बहुत सारा ऐसा पदार्थ है जो जानवरों के खाने के तौर पे, जानवरों के भोजन के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। तो जानवरों के भोजन की कीमत में भी किसान के लिए कमी आती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्योंकि कुछ लोग, सभी लोग सब काम नहीं कर सकते, तो बीच में कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो जाते हैं जो कचरे के निस्तारण में एक जगह से कलेक्ट करना, उसको रिसाइकिल करना या उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना और वो दूसरों को देना। अभी जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, DOC, टी ऑयल केक। देखिए, सरसों का उत्पादन होता है तेल निकालने के लिए, हम लोग सरसों का तेल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब सरसों का तेल निकाला जाता है तो उसके बाद DOC, जिसको हम बोलते हैं डी ऑयल केक, तेल निकालने के बाद जो सरसों बच जाती है, तो सरसों का उत्पादन करके किसान तेल मिलों को दे देते हैं। तेल मिलों में वहाँ पर DOC जब निकलती है तो बीच में ऐसे बहुत सारे वेंडर्स हैं जो मिलों से DOC को कलेक्ट करके डेयरी तक पहुँचाते हैं। ये जो DOC निकलती है, तेल निकलने, ये DOC, डी ऑयल केक, ये तेल मिल के लिए तो कचरा हो गया, ये कृषि कचरा है। तो तेल मिल के लिए तो ये कचरा है, लेकिन डेयरी वाले के लिए ये उसके जानवरों का भोजन है। तो वहाँ पर बीच में बहुत सारा रोजगार भी पैदा होता है, जो लोग इस तरह से भोजन किसानों को सप्लाई करते हैं, और ये किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत भी हो सकता है। अभी जैसे हम देख रहे हैं, ऊपर किसान कचरा खेत के किनारे फेंक दिया और अपने आप सड़ रहा है। अगर किसान उसको वर्मी कंपोस्ट बना दे और फिर आसपास के किसानों को बेचे तो वहाँ से उसको आय भी हो सकती है। तो इस तरह से अच्छा, बहुत सारे किसान जैसे जो पशुपालन करते हैं, उनके दूध तो वो बेचते हैं अपने गांव में या आसपास के जो शहर के पास के गांव है, वो शहरों में आकर दूध बेचते हैं, लेकिन वहाँ उनके पास गोबर पैदा हो रहा है। अब वो उस गोबर से अगर गोबर गैस बना के उस गोबर गैस से वो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करें या कोई और चीज जनरेट करें, तो वहाँ से उनके आय हो सकती है। और गोबर की सड़ी हुई खाद भी बेच करके किसान के लिए अतिरिक्त आय हो सकती है। तो ये किसान के लिए अतिरिक्त आय का भी साधन पैदा करता है। तो ये इतना महत्व है कचरे निस्तारण का, इसलिए कचरे का निस्तारण कैसे हो, इस चीज़ को समझना हमें इस कोर्स के अंतर्गत है। इसमें देखिए कितने इसके एडवांटेज हैं, इतना महत्व हमने आपको बताया, ये महत्व भी एडवांटेज भी है। तो इसमें क्या है, प्रैक्टिस इज हाईली ल्यूक्रेटिव, ये बहुत लाभकारी प्रक्रिया है। लाभकारी कैसे है, ये लाभकारी ऐसे हो गई कि ये वातावरण के लिए भी लाभकारी है, अपनी मृदा के लिए भी लाभकारी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है, और कुछ पैसे के बारे में अगर बात की जाए तो कुछ इसमें पैसा भी जनरेट हो सकता है। लेकिन साथ में इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। कई बार क्या है कि कचरा हमारे पास जो पैदा होता है वो काफ़ी लो वैल्यू कचरा है, उसका निस्तारण किया जाए, उसके ऊपर खर्चा किया जाए, और उसके से जो एंड प्रोडक्ट बनेगा उससे भी उतनी ज़्यादा कमाई अगर नहीं होती है, तो किसान सोचते हैं कि सच्चा इसको फेंक दें या जला दें। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा केसेस उदाहरण में कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती है। तो ये एक इसका नुकसान है, और यही कॉस्ट इफेक्टिव ना होने के कारण ही ये समस्या पैदा हो रही है कि कचरे का अच्छे से निस्तारण नहीं हो रहा है। ये वातावरण को स्वच्छ रखती है, ये इसका फायदा है। लेकिन इसका नुकसान ये है कि जो इसका एंड प्रोडक्ट बनता है वो बहुत, जैसे गोबर गैस बनी,
तो अगर तुरंत यूज़ नहीं किया तो बेकार हो जाएगी, खत्म। तो ये बहुत शॉर्ट लाइफ उसकी है। ये कचरे के से निस्तारण कर कचरे का निस्तारण इस प्रक्रिया से भी किया जा सकता है कि उससे बहुत एनर्जी जनरेट होती है। तो ये एनर्जी इसमें काफ़ी जनरेट की जा सकती है, लेकिन उस एनर्जी के उतने खरीदार नहीं हैं। तो यह भी एक समस्या है कि उसके इतने खरीदार नहीं है, इसलिए कोई इस काम में हाथ डालता नहीं है। ये वातावरण का प्रदूषण कम करती है। कचरा निस्तारण करने से वातावरण का प्रदूषण कम होगा, लेकिन आप कभी उस साइट पे जाके देखिए जहाँ पे कचरे का निस्तारण किया जा रहा है, उस साइट पे कितना कितना खतरा है। वहाँ पे हानिकारक गैसें भी बनती हैं, हानिकारक जीव भी हैं। ये एक इसका डिसएडवांटेज है, इसका एक नुकसान है। ये वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा निस्तारण, कचरा प्रबंधन करने से आप कुछ आय भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत समान रूप से हर समय नहीं चलता है। ये बीच में ये साइकिल टूट जाती है। इससे रोजगार भी पैदा होता है, ये इसका फायदा है, लेकिन इसका नुकसान क्या है? इस रोजगार में जो लोग लगे हुए हैं उनको थोड़ा और समस्याएं दूसरे तरह की होने लगती हैं। तो ये इसमें कुछ कचरा निस्तारण तो देखा जाए वाकई बहुत महत्व की चीज़ है, फायदे हैं, लेकिन साथ में कुछ हल्के फुल्के नुकसान भी हैं जो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अब बात यह है कि भारत में कचरा पैदा कितना होता है। तो ये MNRE ने बताया 2019 में। MNRE का है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये सोलर एनर्जी के ऊपर भी काम करते हैं, और ये जो वेस्ट से एनर्जी बेसिकली बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है जो शुगर केन इंडस्ट्री से जो उनका बगास और मोलासिस बगास पैदा होता है, उससे वो बहुत एनर्जी जनरेट करते हैं। तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और एनर्जी जनरेटेड बाय वेस्ट मटेरियल, इसके ऊपर ये मिनिस्ट्री काम करती है। तो इन्होंने 2019 में इनका आकलन था कि भारत के अंदर 500 मीट्रिक टन एक साल में कृषि वेस्ट, कृषि कचरा पैदा होता है। हालांकि चाइना और USA में भारत से ज़्यादा कचरा पैदा होता है, लेकिन इसके बाद भारत का ही नंबर है। भारत बड़ी संख्या में कृषि का कचरा पैदा करता है। हालांकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने 2017 में बताया था कि 350 टन कृषि कचरा प्रति साल पैदा होता है, लेकिन 350 लेकिन 500 2019 का डाटा है। तो कृषि कचरा काफ़ी पैदा हो रहा है, तो इसका ढंग से निस्तारण नहीं हो पा रहा है। कृषि कचरा कहाँ कहाँ से पैदा होता है? देखिए, अभी कृषि की अगर बात करें, खेती की, तो ये धान, गेहूँ, मक्का, जूट, कपास, मूंगफली, गन्ना, सरसों और राई, और ये जो हमारे मिलेट्स होते हैं, बाजरा वगैरह, इससे बहुत कचरा निकलता है। तो इससे इसका जो एनुअल प्रोडक्शन, जैसे राइस की अगर बात करें, तो राइस भारत में 153 टन प्रति ईयर एक साल में पैदा होता है, लेकिन राइस से ही, धान से ही 192 टन कचरा पैदा होता है। अगर हम गन्ने का देखें तो गन्ना का जो उत्पादन है 285 टन प्रति साल है, लेकिन 160 टन कचरा पैदा होता है। अभी अगर हम सरसों और, अब देखिए गन्ने और सरसों की तुलना कीजिए, सरसों 7.2 टन, क्योंकि बीज, सरसों का जो बीज है वो कितना बारीक और कितना हल्का होता है, लेकिन आपने पौधा देखा होगा तो कितना भारी होता है। तो स्टेम उसके मोटे हैं, उसके ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती हैं, और बीज उसमें से बहुत हल्का निकलता है। तो केवल 7.2 टन प्रति साल सरसों पैदा करने के लिए, ये मिलियन टन में है डाटा, तो 7 मिलियन टन प्रति साल कचरा पैदा करने के लिए 170 मिलियन टन कचरा पैदा हो जाता है। तो अगर हम क्रॉप रेजिड्यू टू क्रॉप रेशो देखें, तो देखिए धान में जो हमारा इकोनॉमिक पार्ट है 153 मिलियन टन, उसके मुकाबले 192 मिलियन टन कचरा है। 1.5 का रेशो है, कचरा 1.5 टाइम्स है इकोनॉमिक पार्ट के उत्पादन की।
सिर्फ गन्ना में, क्योंकि गन्ने का पत्ता तो सूख चुका होता है, वो हल्का हो चुका होता है, तो उसको हटा देते हैं, और गन्ना स्टेम है जो हमारा इस्तेमाल होने के वाला इकोनॉमिक पार्ट है। तो गन्ने के अगर अंदर हम देखें तो हमें 0.4 कचरा मिलता है, रेशो जो है कचरे का इकोनॉमिक पार्ट के साथ जो रेशो है। लेकिन मस्टर्ड में देखिए 3, कॉटन में देखिए तो रुई पैदा होती है। कॉटन, आप कपास का पौधा देखें तो कपास का पौधा कितना बड़ा पौधा है, उसकी स्टेम कैसी है, एकदम हैवी स्टेम है। तो अभी देखिए 37 मिलियन टन कपास उत्पादन देश में एक साल में होता है, लेकिन एक साल में कपास के द्वारा 90 मिलियन टन कचरा, यानी 3 गुना कचरा ज़्यादा पैदा होता है। तो ये खेती से कचरा पैदा होने वाली चीज़ें हैं। इन कचरे को आपने कई बार समाचारों में सुना होगा कि दिल्ली में बहुत प्रदूषण हो रहा है, दिल्ली में धुआं हो रहा है, धुंध हो रही है। ये धुआं और धुंध पंजाब में और हरियाणा में किसान फसल काटने के बाद, धान की फसल काटने के बाद उसका पुआल जला रहे हैं, उसके कारण हो रहा है। तो ये नासा ने एक पिक्चर ली है 8 नवंबर 2017 को। तो नासा की इस पिक्चर में हम देखते हैं कि ये देखिए भारत के नक्शे के साथ हम देखें, यहाँ पंजाब है, यहाँ हरियाणा है, यहाँ बीच में कहीं दिल्ली होगा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, फिर इधर उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ अगर बढ़े, इधर आगे पंजाब, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी चलाते हैं बहुत। तो ये जो जलाया जाता है, तो जहाँ देखिए कचरा जलाया गया वहाँ और उसके आसपास कितना धुआं है, और इतना ज़्यादा संख्या में, मात्रा में ये लोग कचरा जलाते हैं कि ये देखिए, अगर आप देखें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक, बंगाल तक इसमें धुंध पहुँचती है, मध्य प्रदेश तक भी इसकी धुंध आती है। तो इतनी बड़ी संख्या में कचरा जलाया जाता है, पुआल जलाया जाता है, और इस पुआल को जलाने की समस्या के कारण जो प्रदूषण होता है, दिल्ली में सांस लेने की मुश्किल होती है, समाचारों में कितना हो हल्ला होता है, वो समस्या सारी आप उससे वाकिफ हैं। अभी देखिए दिल्ली में जब प्रदूषण ज़्यादा होता है तो हो हल्ला मचता है समाचारों में, और पंजाब हरियाणा में फसल जलाई, पुआल जलाया जा रहा है, ये हल्ला मचता है। लेकिन क्या सिर्फ पंजाब हरियाणा वाले ही पुआल जलाते हैं? ऐसा नहीं है। गन्ने का जो ट्रैश होता है उसको भी लोग जला देते हैं, कॉटन के खेत में जो कपास का जो सूखा पेड़ होता है उसको भी लोग जला देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि 40% राइस, धान का पुआल जलाया जाता है, 22% गेहूं का पुआल जलाया जाता है, 3% मक्के का, 3% जूट का, 8% कॉटन का भी पेड़ जलाया जाता है। शुगर केन का जो ट्रैश है, शुगर केन ट्रैश, ये पहले बड़ी संख्या में जलाया जाता था, और शुगर केन ट्रैश जलाने से इतनी समस्या पैदा हुई तो बहुत सारा मुहिम हम लोगों ने चलाया था महाराष्ट्र में भी और आंध्रा कर्नाटका में, कि शुगर केन का पुआल जलाया ना जाए। तो अभी काफ़ी हद तक, अच्छा ऐसी कोई तकनीक उपलब्ध नहीं थी कि शुगर केन के पुआल को करेगा किसान, तो जलाना ही पड़ता था उसको। अब ऐसी तकनीक उपलब्ध हो गई है कि शुगर केन के पुआल को कंपोस्ट में बदला जा सकता है। और ये जो मुहिम चलाई थी, अवेयरनेस प्रोग्राम चला था शुगर केन ट्रैश को ना जलाने का, तो उसके कारण शुगर केन ट्रैश जलाना कम तो हो गया है, लेकिन अभी भी 20% शुगर केन ट्रैश जलाया जा रहा है। तो ये केवल पंजाब को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, ये देखिए आप भारत में कहाँ कहाँ इन चीज़ों को जलाया जाता है। तो अगर हम सीरियल की बात करें, अनाज की, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में अनाज ज़्यादा जलाया जाता है। अगर हम फाइबर की बात करें जिसमें कॉटन आता है, तो पंजाब हरियाणा में थोड़ा कम जलाया जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कॉटन ज़्यादा जलाया जाता है। ऑयल सीड की बात करें अगर हम, तो आपको पता है सबसे ज़्यादा ऑयल सीड राजस्थान में पैदा होता है, सरसों सबसे ज़्यादा राजस्थान में होती है, जलाई भी वहीं ज़्यादा जाती है राजस्थान में, और गुजरात में सरसों ज़्यादा जलाई जाती है। दूसरे नंबर पे फिर ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का नंबर आता है, और ये साउथ के आंध्र, तेलंगाना और तमिलनाडु में दूसरे नंबर पे, और बाकी ऐसे स्टेट्स में ज़्यादा पैदा ही नहीं होती तो जलती नहीं है सरसों, ये भी तो बात है। शुगर केन का देखिए, इधर जो मुहिम हमने चलाई थी, हम आपको बता रहे थे कि शुगर केन का ट्रैश किसान ना जलाएं। इसके कारण ये देखिए दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे आ गए, इन्होंने जलाना कम कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश वाले अभी भी नहीं मानते, उत्तर प्रदेश में अभी भी शुगर केन का कचरा बहुत ज़्यादा जलाया जा रहा है। तो ये जो कृषि कचरा जलाया जा रहा है, धान का पुआल जलाया जा रहा है, वो हल्ला समाचारों में सिर्फ तब मचता है जब पंजाब और हरियाणा में धान की पुआल जलती है और दिल्ली में प्रदूषण आता है।
कहीं तो अगर आप इस समस्या देखें तो अनाज यानी धान गेहूं की पुआल जो जलती है उसकी समस्या उत्तर भारत में है, लेकिन अब देखिए कपास के पौधों को जलाने की समस्या गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में ज़्यादा है, सरसों के पौधों को जलाने की समस्या राजस्थान और गुजरात में ज़्यादा है, गन्ना जलाने की समस्या महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु में दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। तो ये लगभग जलाने की समस्या, कचरा जलाने की समस्या पूरे देश में ही है ये, इसलिए कचरा प्रबंधन का कोर्स काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये कचरा प्रबंधन करने के लिए हम जो स्टेप फॉलो करते हैं वो ये रहता है कि प्रोडक्शन के बाद जो कचरा निकला उसका कलेक्शन हो, कलेक्शन के बाद उसका ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र के बाद इसका या तो इसका स्टोरेज होता है या इसका ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट या प्रोसेसिंग आप उसको समझ सकते हैं, और ये स्टोरेज होता है। इसके बाद वापस इसका ट्रांसफ़र होता है और ट्रांसफ़र के बाद इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो इस तरह से कचरे का प्रबंधन किया जाता है। इस कचरे का प्रबंधन हम कैसे कैसे कर सकते हैं? इन कचरे से एक तो जलाने की बात, आगे जलाना तो समस्या है, अब जलाना नहीं है तो क्या करना है? हालांकि आगे हम कोर्स में पढ़ेंगे क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। इसका प्रयोग एग्रीकल्चर वेस्ट, जो भी हमारा कृषि कचरा है, इससे हम बायोगैस बना सकते हैं, बायो फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। ये लेदर इंडस्ट्री में चमड़ा बनाने में भी काम आता है। ये बेसिकली जो पोल्ट्री का कचरा, पोल्ट्री और डेयरी का कचरा उसकी बात हो रही है कि वो लेदर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, मीट में इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलेंगे, स्लॉटर हाउस के ऊपर रोक लगा दी गई है, वरना भारत से कितना मीट एक्सपोर्ट होता था आप इस डाटा को देख सकते हैं। इसका अल्कोहल प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। आप लोग को पता है कि जो कृषि में कचरा जैसे गेहूं वगैरह सड़ जाती है तो उससे शराब बनती है। मध्य प्रदेश में महुआ बहुत पैदा होती है और महुआ से इतना कचरा निकलता है कि वहाँ गांव के लोग महुआ से शराब बना के पीते थे। अभी जब से ये कोरोना का चल रहा है कि अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए, तो गांव की महिलाओं ने जो महुआ से शराब बना के लोगों की आदत बिगड़ रही थी, उससे इन्होंने अल्कोहल बना करके अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया। तो एक रोजगार का भी जनरेशन हो गया, कचरे का निस्तारण हो गया। फ्यूल के रूप में भी जैसे सरसों का सूखा पेड़ या कॉटन का, कपास का सूखा पेड़, इसका फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। गांव में लोग इकट्ठा करके, जो गांव में आग लकड़ी पे आग पे खाना बनाते हैं, वो इसका फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इससे फास्फोरस और कैल्शियम भी निकाला जा सकता है इन कचरे से। और पल्प और पेपर इंडस्ट्री में, तो पेपर बनने के लिए कई बार आपने देखा होगा, कभी ईमेल आती है तो नीचे लिखा रहता है डोंट प्रिंट इट एंड सेव ट्री। प्रिंट करेंगे तो आप कागज़ का इस्तेमाल करेंगे। कागज़ कैसे बनता है? पेड़ काट के बनता है। पेड़ काट के क्यों बनता है? क्योंकि पेड़ से सेल्यूलोज निकाली जाती है और उससे कागज़ बनता है। तो अगर आप कागज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप पेड़ बचाएंगे। कागज़ का इस्तेमाल हमें फिर भी करना है, तो कागज़ के लिए सेल्यूलोज कहाँ से आएगी? तो ये जैसे हमारा कपास का पौधा है और इस तरह से जो हार्ड एग्रीकल्चर वेस्ट है, इससे सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज निकलती है, जिससे कि हम इनका इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो ये कचरे का अलग अलग तरीके से उपयोग हो सकता है। अब ये उपयोग कैसे होगा? एग्रीकल्चर वेस्ट निकली, जैसे हमने अगर गन्ने का उदाहरण लिया, अब हमारे पास शुगर केन ट्रैश आया जिसको कि हमें बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करना है। तो अब वो प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, उसको हम आगे कोर्स में पढ़ेंगे। तो अभी आज के इस कोर्स में हमने देखा कि कृषि वेस्ट क्या होता है, कृषि कचरा क्या चीज़ है और कृषि कचरा कितनी बड़ी समस्या है, इससे कि भी हमको अवेयर हुए और इसको समुचित प्रबंधन इसका किया जाए, उसका क्या महत्व है वो हम जाने, और समुचित प्रबंधन करने के लिए हम किन किन चरण को फॉलो करें और कैसे समुचित प्रबंधन करें, उससे क्या क्या बना सकते हैं, उन चीज़ों को हमने आज के इस कोर्स में समझा। इसके बारे में आप थोड़ी पढ़ाई इस रेफरेंस को पढ़ करके और कर सकते हैं। ये दूसरे नंबर पे जो अन्ना की किताब है, किताब का नाम है वेस्ट एज ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, नहीं सॉरी, किताब का नाम है एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड रेजिड्यू। इसके अंदर एक चैप्टर है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर, एग्रीकल्चरल वेस्ट एज ए रिसोर्स ऑफ रॉ मटेरियल।
ये एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड रेजिड्यू, ये किताब आपको काफ़ी अच्छी लाभकारी होगी उसके लिए। धन्यवाद।